अभी हम अबैटमेंट टू सुसाइड की बात कर रहे हैं। यदि निरंतर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है और उसे ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंचा देता है कि वो इतना डिप्रेशन में आ जाए कि मृत्यु पारित हो जाए। थोड़ा पलट दो भी कल परसों वाले केस को। अगर परसिस्टेंट इंस्टिगेशन है, परसिस्टेंट गाली गलौच है। अभी आपने देखा एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही दिल्ली जुडिशरी में, कार्य करते हुए एक जज साहब वो एक्सपायर हो गए, आत्महत्या कर ली। प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में असफल रह जाता है क्योंकि अभी कंकरेंट रूप से निरंतर इस तरह की प्रताड़ना है। तो इट शोज दैट इट वाज द इंटेंशन, नॉट द इंटेंशन बट इवन नॉलेज। नोइंगली वो जानता था कि प्रताड़ना इस तरह की है कि उससे कोई दूसरा व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो सकता है, तो दोषी होगा। अगर एक बार का इंसिडेंट है, सास ने बहू को कहा, बहू ने कहा मेरे भैया आ रहे हैं रक्षाबंधन पर। उसने कहा वो आ रहा 9 लखा हार लेकर, तेरा भैया ना वो राष्ट्रपति आ रहा। सास अधिकतर करती है काम, उन्हें पता तो है नहीं कोर्ट के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। आखिर बाद में कहेंगे हमने क्या कहा था भैया, हमने तो कुछ कहा नहीं ऐसा। फिर भोले बन जाते हैं। अगर एक बार की घटना है, फिर उसके फादर इन लॉ ने या पति ने मां को समझा दिया, उसके बाद कोई ऐसी घटना नहीं हुई, फिर भी वो आत्महत्या कर ले तो सास लेवल नहीं होगी। लेकिन अगर परसिस्टेंट है, ये चीज कही गई, although it is not necessary that menseria is required to be present, but the conduct of the person specifically shows, incident must show that there was the menseria, there was the knowledge, knowingly अगर वो कार्य कर रहा है, reason to believe भी है, तो that is sufficient। मतलब इंटेंशनली ये नहीं है कि इंटेंशन हो आत्महत्या करे, लेकिन उसका कार्य अपने आप में ऐसा हो कि उसे पता होना चाहिए कि मेरे कार्य से आत्महत्या हो सकती है। तब दिल्ली वाले केस में अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में समर्थ हो जाता है कि उसकी पत्नी और सिस्टर इन लॉ का निरंतर आचरण इस तरह का था कि उसके पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। ये कैसे दिखाई देगा? उनके कॉल मैसेजेस से, है ना, ईमेल से, क्योंकि अब उसका मोबाइल भी उन्होंने अपने जब्त कर लिया पुलिस ने, तो उस पर किस तरह के मैसेज आते थे, क्या क्या चीजें आती थी, इस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा उनके माता पिता के कथनों से या जो उनके आपसी आचरण को देखते थे उनके बयान से, अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित कर देता है कि पत्नी और सिस्टर इन लॉ का आचरण ऐसा था, परसिस्टेंट इस तरह का था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा, तो आ जाएगा। अब उसे एक अंदाजा भी होना चाहिए कि मेरा आचरण इस तरह का है कि ये इस परिणाम को दे सकता है। एंड इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड आउट किसमें दोषी करें किसमें ना करें। बड़ा टफ काम है, दोनों तरफ हो सकता है, दोनों निर्णय गलत नहीं है कोई सा भी। अब अगर यहाँ जो दिल्ली वाला केस है, कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि हाँ उन्होंने इस तरह की बदतमीजी करी, क्योंकि मोबाइल से पहले ही डिलीट कर दिए होंगे वो, जो मान लिया नहीं निकले किसी वजह से, जो उसकी सिस्टर इन लॉ ने कहा, जिसने कहा, तो क्या होगा? वो साफ हो गए, साक्ष्य नहीं मिला। तो साक्ष्य मिलना, साक्ष्य होना और साक्ष्य को न्यायालय द्वारा साबित होना बड़ा टफ काम है। किताब में थ्योरी में पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इसे लागू करना थोड़ा मुश्किल होता है। जीवन खत्म करने से सारे ऑप्शन खत्म है, तो इसलिए ये स्थिति। अब ये अलग अलग लेवल होते हैं माइंड के, क्या कहना चाहिए हम, इमोशंस के। कुछ का इमोशन हाई होता है, वो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसके ऐसे पागलपन के इमोशन की वजह से दूसरे को दंडित नहीं किया जा सकता। एक लड़की को देखने के लिए एक लड़का गया, पर मतलब अरेंज मैरिज के लिए, उसके बाद 5, 7, 10 दिन, 15 दिन बात थी, उसके बाद लड़के ने उसे कह दिया भैया मुझे तू पसंद नहीं है, मैं नहीं करता शादी। उस लड़की ने जाकर आत्महत्या कर ली, तो क्या उसे सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति ऐसे इंकार करने पर यह कल्पना नहीं कर सकता कि दूसरा व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। वो इमोशनल ज्यादा रही होगी या रहा होगा, ये हो सकता है।
लेकिन उसके इमोशन की वजह से दूसरे को इंस्टिगेशन के लिए दोषी नहीं कर सकते। ये सुसाइड नोट जैसे। हाँ, सुसाइड नोट लिख करके मरते हैं कि इसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं या कर रही हूं है। लेकिन वहां भी परिस्थिति देखनी पड़ेगी, केवल उसके लिखने मात्र से काम नहीं चलेगा। ऑल्दो इट मे बी अ ग्राउंड फॉर डाइंग डिक्लेरेशन, बट इवन देन mere such dying declaration cannot be a ground for such a situation, जब तक कि उसमें dying declaration में उन परिस्थितियों का ना लिखा हो जो उसके कारण उत्पन्न हुई और इस वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो लिख के यही मरता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो है नमस्ते जय श्री राम। 24 में गाइडलाइन है, उनका संदर्भ आपको इस केस में मिलेगा। निपुण अनेजा एंड अदर्स, यूपी का ही है। और मेंस में यदि आप नया कोई केस लो डाल रहे हैं, लेकिन उससे पहले शर्त ही आपको इंग्रेडिएंट पता हो। बेसिक चीज ये है कि आपको सेक्शन पता हो, इंग्रेडिएंट पता हो, वो सही से लिख दो। केसेस के पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम आती है, ये इसलिए हेल्पफुल होता है आईपीसी में, अलग अलग केस से अलग अलग प्रॉब्लम आती है और उसके फैक्ट अगर मिलते हैं तो केस का संदर्भ दे दो। ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है कि आपका तो टाइम खत्म हो रहा है, आप दबादब केस पे केस लिखे जा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। एक दो बेसिक केस लिख दो, काम चल जाएगा। लेटेस्ट लिख दोगे और अच्छा रहेगा।